यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग आपको बताएंगे कि क्लास 12 जो आपका होम साइंस है, क्या क्लास 12 जो आपका होम साइंस है, तो होम साइंस के 100% रियल पेपर लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। क्या आपके एग्जाम में इसी से तमाम प्रश्न रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा और होम साइंस जो आपका है ना, होम साइंस का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता देना चाहेंगे कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, तो एग्जाम में क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको जो समय दिया जाएगा होम साइंस में कितना समय दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप दिशा निर्देश को नहीं पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में आपको कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आ सकता मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जब आपके पास जो पेपर मिलेगा और पेपर के शुरुआत में ही आपको यहां से क्या मिलेगा, खंड आ मिलेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें क्या होता है, हम लोग ये भी आप पेपर को सोल्व कीजिएगा, इस दिशा और निर्देश को पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बिल्कुल सही है जी, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है और आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देता है तो प्रथम 35 उत्तरों को ही जांच की जाए। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे सीधा सा इंक्लूड कर दिया गया कि होम साइंस में आपका टोटल 70 को क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, और इसमें से केवल 35 ही आंसर देना है। और यहाँ पे सीधा सा आपको बता दिया गया कि 35 प्रश्न से अधिक उत्तर आप देते हैं तो प्रथम मतलब पहला 35 उत्तर ही आपका 35 क्वेश्चन का ही आंसर आपका चेक किया जाएगा, तो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप होम साइंस के में आप लोग 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि थायराइड। क्या थायराइड जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 2 दिया गया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। क्या निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, तो हार्मोन का कार्य कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, हार्मोन का जो कार्य होता है वृद्धि भी होता है, मरम्मत भी होता है और प्रजनन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि इनमें से सभी जो है हार्मोन का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में छपने वाला पेपर है तो कभी आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप सबके लिए लाए हैं सभी का सभी इंपोर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि महिलाओं में अंडाशय के बारे में बात कर लिया जाए कि 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा 110% करेक्ट होगा। और वही बात करते हैं ना विनोद अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न, तो चौथा प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल है सीधा सा 4 नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कहां अवस्थित होता है, गर्दन में अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में 100% टकराएगा क्वेश्चन, तो आप कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। तो डेली आप लोग क्लासेस को करना ना भूलिएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि जो आपका होता है, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो यहाँ पे स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वृद्धि हार्मोन जो होता है ना जी, यहाँ पे क्या होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 6 दिया गया है, तो 6 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पे क्या कहना मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। तो देखिए रक्त में कैल्शियम की स्तर को जो कौन सी ग्रंथि है कम कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा थायराइड ग्रंथि। क्या थायराइड ग्रंथि जो होती है ना क्या करती है कि रक्त में कैल्शियम के यहाँ पे कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है।
ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपके अंदर जिद होना चाहिए कि होम साइंस में आपको 35 में से 35 नंबर लाना है, तो 100% 35 में से 35 स्कोर करना है। तो चलिए क्या कि महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है। देखिए महिलाओं में जो दूध का स्राव होता है मेरे प्यारे बच्चों किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 8, तो 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक महिला के लिए समान गर्भाधारण अवधि क्या होता है। मतलब एक महिला के लिए समान गर्भाधारण का जो अवधि होता है क्या होता है, 280 दिन होता है। कितना दिन होता है, 280 दिन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 40 सप्ताह होता है, सप्ताह में बात करें तो 40 मार दीजिएगा और दिन में 280 होता है। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बोलिएगा कि भैया एग्जाम में टकराएगा, जी 100% एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। क्या है कि प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध क्या होता है। मतलब जब मतलब बच्चा उत्पन्न लेता है तो उस समय बच्चे की मां मतलब उससे उनके द्वारा जो दूध होता है सबसे पहला दूध आता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उसको जो कहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पे कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। और आपका टारगेट होना चाहिए कि होम साइंस में आपको 35 में से 35 स्कोर करना है और ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप बेहतर कीजिएगा। तो हमेशा आप लोग 400 प्लस के लिए मेहनत कीजिए कि क्या है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है ना जी शैशव अवस्था होती है। क्या शैशव अवस्था होती है जो कि 0 से 2 वर्षों तक होती है। क्या 0 से 2 वर्षों तक होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 11 दिया गया, तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण ना तो यहाँ पे मधुमेह होती है, ना ही मलेरिया होती है और ना ही उच्च रक्तचाप होती है, लेकिन अस्थमा जो होती है ना, अस्थमा जो होती है यहाँ पे क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खतरनाक प्रश्न है, आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है कि बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। देखिए बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। देखिए बच्चा जो होता है उसके विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और उसके बाद वातावरण जो आसपास का होता है वो भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हम बताए कि अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। और हो सके तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिए, हाइप कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो क्या कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और VVI क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है टोटल 46 होती है और जोड़ा में बात कर लिया जाए तो 23 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 14। तो 14 नंबर का प्रश्न है कि वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपको नहीं पता है जी कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने पर जो गैस निकलता है क्या निकलता है, CO2 निकलता है, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपके अंदर किसी चीज को करने का यदि जिद है, चाहत है कि आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपने आप को झोंक दीजिए, एग्जाम के बाद आपको कभी भी पछतावा करना ना पड़ेगा। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो होता है सभी परिवारों के लिए समान होता है। तो धान जो होता है सबके लिए अलग होता है, रुचि भी सबका अलग होता है, शक्ति भी सबका अलग होता है, लेकिन समय जो होता है ना सभी के लिए समान होता है। क्या ऐसा होता है कि आपके लिए समय है 24 घंटा और आपके माता पिता के लिए समय है 23 घंटा? ऐसा नहीं होता है, समय समय के लिए समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा बिल्कुल सही आंसर है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट 16 नंबर का प्रश्न है कि जल के कीटनाशु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए जल के कीटनाशु शोधन के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज कमेंट करके आप बताइए
कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और 2026 के एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। देखिए प्राकृतिक तंतु के बारे में बात कर लिया जाए तो रेशम भी प्राकृतिक तंतु है, सूत भी प्राकृतिक तंतु है और ऊन भी प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 18 नंबर का प्रश्न। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहना है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। तो कि एक मार्क जो होता है ना मुख्य रूप से कृषि पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका 100%, जिसको करेक्ट बोलते हैं ना जी, 100% सही आंसर होगा। और 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है, तो कभी भी आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप देने के लिए जाइएगा ना तो हूबहू क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोलिएगा थैंक यू सो मच सर जी। तो ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। आपको नहीं पता है जी कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब कि धूप होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल सा इसका कहना क्या कि निम्नलिखित में से दूध के लिए किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती। क्या किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है। तो चलिए इसका पीडीएफ का साइज जो है ना इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मैनेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि आप सबको कभी देखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए इसमें से क्या है कि दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं किया जाता है। तो देखिए हम लोग दही में मिलावट नहीं कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों दही में किसी भी चीज को मिलाना नहीं बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न था। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी, यहाँ पे सिंपल सा कि आहारीय फाइबर सहायता करता है। आहारीय फाइबर किसमें सहायता करता है। तो आहारीय फाइबर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों किसमें सहायता करता है, कब्ज की रोकथाम में के लिए। क्या कब्ज जो होता है उसको रोकथाम करने के लिए आपका जो होता है आहारीय फाइबर काम करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों 110% करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी वीवीआई और उसके साथ ही साथ खतरनाक प्रश्न है। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि नमक में आयोडीन पाया जाता है। क्या आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और काफी आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो कभी भी आपको इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए 23 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से किस धब्बा को यहाँ पे छुड़ाना सबसे कठिन है। क्या किस धब्बा को छुड़ाना जो होता है सबसे कठिन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस धब्बा को छुड़ाना जो होता है सबसे कठिन होता है। तो प्राणिज धब्बा जो होता है ना इसको छुड़ाना जो होता है ना सबसे कठिन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अब बस आप हम पे विश्वास कीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। तो चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे सोलेनिन नामक विष पाया जाता है। देखिए सोलेनिन नामक विष जो पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों आलू के हरे रंग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 25। तो 25 नंबर का प्रश्न का कहना है सिंपल सा छोटा सा कि कोकून से प्राप्त कौन सा रेशा प्राप्त होता है। क्या कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोकून से जो प्राप्त होता है कौन सा रेशा प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। रेशम जो होता है कोकून से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, क्या इसका जो सेकेंड पार्ट होगा जल्द ही हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिएगा। और आपके ऊपर आर्ट्स क्लास 12 जो आपका आर्ट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करवाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।